समाचारों में अंतरराष्ट्रीय समाचारों की तरफ रुख करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट समाचार हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच परमाणु समझौता। देखिएगा, बांग्लादेश और भारत ने अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौता किया है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इसके लिए 4 भारतीय जो कंपनियां हैं, भेल, जिनके नाम हैं भेल, रिलायंस, शापूरजी, पालोनजी और अडानी ने बोली लगाई है। सवाल है हमारा, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ परमाणु करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। एंडा केनी आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित। देखिएगा, एंडा केनी, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है। और हमारा सवाल है, एंडा केनी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा आयरलैंड। यहाँ पर और भी सवाल उठते हैं कि जो केनी है वो कौन सी पार्टी के नेता है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अर्थात फाइन गेल पार्टी के नेता के रूप में है। और आम चुनावों के 70 दिनों बाद जिससे कोई एक विजेता का फैसला नहीं हुआ था, चुने गए, वह फाइन गेल पार्टी के पहले नेता हैं जिन्हें दूसरी बार आयरिश प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है, वो एक तो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं या वर्तमान में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, दोनों ही तरफ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। फिर कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, केनी का संबंध किस पार्टी से है? सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइन गेल पार्टी के नेता के रूप में है वो। और ये कहें कि वो ऐसे कौन से नेता है जो, या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो दूसरी बार इस पार्टी से चुने गए? तो पहले नेता हैं ये जो दूसरी बार चुने गए हैं, और नाम क्या है? एंडा केनी। बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए दक्षिण की बैठक। देखिएगा, दक्षिण एशियाई में बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के तरीके तय करने और इस संबंध में अगले 5 वर्ष के लिए रणनीति बनाने के लिए 9 मई से दिल्ली में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग दक्षेक्स के नाम से जानते हैं, संबंधित मंत्रियों की 4थी बैठक साई इवाक हुई। तो देखिएगा, हमारा सवाल है, कौन सा शहर 4थी साई वैक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो हमारा यहां पर सवाल जो है, इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा नई दिल्ली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रणनीति बनाई जा रही है वो स्पेशल किसके लिए बनाई जा रही है? बच्चों के खिलाफ जो हिंसा बढ़ रही है उसको समाप्त करने के तौर तरीके तय करने के लिए की जा रही है। इसका प्रारंभ 9 मई से हो रहा है इस रणनीति के लिए। और बात करें तो दक्षेस क्या है? तो इसका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसको दक्षेस के नाम से जाना जाता है। नेपाल ने असहयोग का आरोप लगा भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाया। किस देश ने कथित तौर पर असहयोग के लिए भारत में अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। देखिएगा गाइस, बात यह भी है कि उन्होंने किस आधार पर अपने राजदूत को वापस बुला लिया, ऐसा भी सवाल बनता है। तो क्या आधार दिया है उन्होंने? इनकी जो तर्क दिया वो दिया असहयोग का तर्क दिया है। देखिएगा, नेपाल ने असहयोग के आरोपों और सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों को लेकर भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की निर्धारित भारत यात्रा रद्द होने को लेकर राजदूत दीप कुमार उपाध्याय का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से टकराव हुआ था। तो देखिएगा, इसी जो न्यूज़ है उसमें से अलग जो क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं वो भी हमें कथित तौर पर याद करने होंगे। पहला तो कि उन्होंने राजदूत को बुला लिया, राजदूत का नाम पूछा जाए तो राजदूत कौन है वो जिनको वापस बुलाया गया है? तो उनका नाम है दीप कुमार उपाध्याय। यहाँ पर बात करें नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो नेपाली जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और उनके प्रधानमंत्री की बात करें तो है केपी शर्मा ओली। लंदन के मेयर चुने गए पाक मूल के सादिक खान।
हमारा सवाल है, किस शहर ने हाल ही में अपना पहला मुस्लिम मेयर निर्वाचित किया है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लंदन। देखिएगा, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बस ड्राइवर के बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखो एक बस ड्राइवर का बेटा है और उस बेटे का नाम यानी कि नाम क्या है, सादिक खान को मेयर के पोस्ट पे चुना गया है। कड़े मुकाबले में उन्होंने कंजरवेटिव पार्टी के प्रत्याशी जैक गोल्ड स्मिथ को हराया। कई बार ये भी सवाल होता है कि दूसरी जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी, तो कंजरवेटिव पार्टी थी, उनका प्रत्याशी है, उनका नाम जैक गोल्ड स्मिथ था, जिनको उन्होंने इस मुकाबले में हराया और मेयर के पद पर पहुंचे। बात करें तो सादिक खान का संबंध कौन सी पार्टी से है, तो उनका संबंध है लेबर पार्टी के सादिक, लंदन के, तो ये इनका संबंध किससे, लेबर पार्टी से है। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचारों की ओर। 1 जनवरी से शुरू होगा देश में एक इमरजेंसी नंबर, और नंबर कितना होगा, 112। देश भर में एकल इमरजेंसी नंबर 112 अर्थात 112 है, 1 जनवरी 2017 से शुरू होगा। यहां पर ये वाली डेट भी ध्यान में रखनी है कि किस तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो 1 जनवरी 2017 से शुरू होगा। कई बार सिर्फ साल पूछी जाती है तो 2017 हो जाएगा, किंतु डेट भी मेंशन करनी पड़े तो जरूर याद रखिएगा 1 जनवरी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी आपात सेवाओं के लिए एकल नंबर के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। और हमारा सवाल है, 1 जनवरी 2017 से भारत का एकमात्र आपातकालीन नंबर क्या होगा? तो हमारा कितना नंबर होगा, 112 है हमारा नंबर होगा, जो आपातकालीन नंबर होगा और एकमात्र नंबर होगा ऐसा, जिसकी वजह से एक ही नंबर पर हम लोग इनकी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, इमरजेंसी संबंधित चीजों की। गुजरात में जैन समुदाय, देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से समुदाय है जिसको अभी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है गुजरात में, तो वो कौन सा समुदाय है, जैन समुदाय है। गुजरात सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का निर्णय लिया है। जैन समुदाय अल्पसंख्यक घोषित कराने की मांग को लेकर प्रयासरत था। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार जैन धर्म के गरीब लोगों को विभिन्न छात्रवृत्तियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। किस राज्य ने हाल ही में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? और वो आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट गुजरात होगा। रेलवे ने शुरू की भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रेलवे ने भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन की सुविधा उठाने के लिए यात्री को IRCTC के माध्यम से ट्रेन बुकिंग करवानी होगी। भारत दर्शन ट्रेन चंडीगढ़ से चलकर दिल्ली पहुंचेगी, उसके बाद अयोध्या, वाराणसी, गया, बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथपुरी से होते हुए गंगा सागर पहुंचेगी। यह ट्रेन शिरडी समेत दक्षिण दर्शन की यात्रा भी कराएगी। तो देखिएगा कई नाम इसमें दिए गए हैं, तो आपको ये तो ध्यान में रखना है कि शुरुआत कहाँ से होगी। तो ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ से प्रारंभ होगी और कहाँ पहुंचने वाली, गंगा सागर तक पहुंचेगी। कौन सी ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए हाल ही में रेलवे द्वारा शुरू की गई है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत दर्शन। पर्यावरण मंत्री ने एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली पर वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया। सरकार ने कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली पर एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह हानिकारक कचरे से वास्ता रखने वाले सभी उद्योगों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता अनुकूल एप्लीकेशन से हानिकारक कचरे की आवाजाही पर नजर भी रखी जा सकेगी और इससे हानिकारक कचरे के समुचित प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर महेश शर्मा ने महाराणा प्रताप की स्मृति में सिक्के जारी किए। महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने नई दिल्ली में महाराणा प्रताप की स्मृति में 100 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जारी किए। वर्ष 2015-16 के दौरान महाराणा प्रताप के 475वें जयंती समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान सरकार साथ मिलकर कर रहे हैं।
हमारा सवाल है, निम्न में से किसकी स्मृति में 100 व 10 रुपए के सिक्के हाल ही में जारी किए गए हैं? हमारा करेक्ट आंसर होगा महाराणा प्रताप। और ये कौन सी समारोह की जयंती? 475वीं। और इसको जारी किसने किया? यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा ने। और डॉक्टर महेश शर्मा की बात करें तो फिलहाल कौन है? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 साल का दृष्टि पत्र लाने की तैयारी। देखिएगा, नीति आयोग एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, उनके स्थान पर ऐसा प्लान है कि कोई 15 साल का दृष्टि पत्र लाया जाए, जिसके तहत योजना को आगे बढ़ाया जा सके। तो देखिएगा, सरकार ने पिछले 6 दशक से चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब 15 वर्षीय दृष्टि पत्र लाने की तैयारी की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना वित्त वर्ष 2016-17 में समाप्त हो जाएगी। पहला 15 पंचवर्षीय दृष्टि पत्र 2017-18 से शुरू होगा, तथा साथ में 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा भी शुरू होगा। सवाल है, पंचवर्षीय योजना की जगह आने वाले विजन दस्तावेज की समय अवधि क्या होगी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 15 साल। और देखिएगा, ये फिलहाल पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, ये भी ध्यान रखना है। 12वीं है और जिसका जो वित्त वर्ष है वो कब समाप्त हो रहा है? 2016-17 में समाप्त होने जा रहा है। और इसके साथ एक और नई योजना शुरू होगी। दूसरा जो एजेंडा होगा, राष्ट्रीय विकास का जो एजेंडा होगा, वो कितने साल का प्रारंभ होगा? 7 साल का। जोधपुर में तैयार हुई देश की पहली सोलर ट्रेन इस महीने के अंत तक शुरू होगा ट्रायल। देश की पहली सोलर ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ये बनकर तैयार हो चुकी है और जिसका परीक्षण है वो इस महीने के अंत तक होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। रेलवे जोधपुर वर्कशॉप ने पहली फुल सोलर ट्रेन तैयार की है। इसमें लाइट, पंखे सोलर एनर्जी से चलेंगे। सवाल है, भारत की पहली सोलर ट्रेन को किस शहर में चलाया जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। दुनिया के 5 वायु प्रदूषित शहरों में से 4 भारत के। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में से 4 भारत में हैं। इनमें ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर शामिल है। सर्वे में ईरान के जाबोल शहर को सबसे गंदी हवा वाला माना गया है। नई दिल्ली को सर्वे में 11वां सबसे वायु प्रदूषित शहर आंका गया है। हमारा सवाल है, कितने भारतीय शहरों को दुनिया के 5 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। बात करें तो सबसे ज्यादा गंदा शहर किसको माना गया है? जाबोल शहर को। और ये कहां पर है? ईरान में। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को इसमें 11वां स्थान मिला है, अर्थात 11वें नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन भारत पहुंचा। दुनिया का सबसे बड़ा माल वाहक विमान एंटोनोव AN 225 हैदराबाद के शमशाबाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में लैंड करेगा। विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक विमान हाल ही में किस भारतीय शहर में उतरा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। और इसका नाम क्या है? अगर नाम की बात करें तो एंटोनोव AN 225 इसका नाम है। ये किस तरह का विमान है? मालवाहक विमान है। और कैसा विमान? दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। आधुनिक बन रहा है भारतीय डाक। 1.5 लाख डाकघर भुवन से जुड़े। इसरो द्वारा विकसित GO पोर्टल भुवन ऐप से अब तक करीब 1.50 लाख डाकघर जुड़ चुके हैं। यह एक पहल है जो अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए प्रेरित करती है। सवाल है, भुवन एप्लीकेशन किस विभाग से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भारतीय डाक। अक्षय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने में तीसरे स्थान पर भारत। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के आकर्षण संबंधी सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। इसमें पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका तथा चीन है। अक्षय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने में तीसरे स्थान पर भारत की रैंक क्या है? अर्थात भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत यहां पर तीसरे स्थान पर है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर अपन लोग बात करें यहाँ तो पहले नंबर पर बात करें तो ये अमेरिका का है।
और दूसरे नंबर पर जो है वो चयन है। नड्डा ने कश्मीर में रखी 3 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में 3 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज पर 1 अरब 89 करोड़ की लागत आएगी। ये कॉलेज जम्मू कश्मीर के 3 जिलों राजौरी, अनंतनाग और बारामूला में बनेंगे। जम्मू पी नड्डा ने हाल ही में किस राज्य में 3 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया है? तो बात यहां पर है, ये जो है जेपी नड्डा जो है इन्होंने कहां पर शिलान्यास किया है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं व्यापार और बैंकिंग की खबरों के बारे में। सरकार का 2019 तक मोबाइल के जरिए 55,669 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य। सरकार की मार्च 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 55,669 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि सरकार 321 मोबाइल टावरों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8,621 गांवों को जोड़ने की योजना शुरू करेगी। सवाल है, केंद्र सरकार की किस वर्ष तक चरणबद्ध तरीके से 55,669 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2019। माना मदुरई रामेश्वरम रेल ट्रैक पहला ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। तमिलनाडु में रामेश्वरम और माना मदुरई के बीच लगभग 114 किलोमीटर मार्ग इस महीने के अंत तक पहला ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। रामेश्वरम और माना मदुरई के बीच लगभग 14 स्टेशन हैं। कौन सा रेल ट्रैक पहला हरी गलियारा बनेगा? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा माना मदुरई और रामेश्वरम। यह भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच कितने रेलवे स्टेशन है? तो 14 है, इतना भी ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है अर्थात हरी गलियारा बन रहा है, हिंदी में हरी गलियारा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं, ध्यान रखना इसका। और बात करें तो किलोमीटर की बात करें, कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है, तो कितने किलोमीटर है? 114 किलोमीटर के क्षेत्र में। क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सांठगांठ से चलने वाले पूंजीवाद को दर्शाते सूचकांक में भारत 90वें नंबर पर। क्रोनी कैपिटलिज्म सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो यहां हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 90, यानी कि 9 नंबर पे है। भारत ताजा जारी क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सांठगांठ से चलने वाले पूंजीवाद को दर्शाते सूचकांक में 90वें स्थान पर है, जिसमें क्रोनी सेक्टर डीजीबी का 3.4% है। जर्मनी सूचकांक में निचले स्थान पर है, जिसे अच्छा माना जाता है। सबसे ऊपर रूस है, जिसके बाद मलेशिया, फिलीपींस व सिंगापुर का स्थान है। सारस्वत बैंक महाराष्ट्र के सूखा पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए देगा। देखिएगा, सारस्वत बैंक जो कि महाराष्ट्र के पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए देने जा रहा है। भारत के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंक सारस्वत ने महाराष्ट्र में सूखा पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बैंक के उपाध्यक्ष गौतम ठाकुर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा नाम फाउंडेशन को 50-50 लाख के चेक प्रदान किए। नाम फाउंडेशन अभिनेता नाना पाटेकर तथा मकरंद अनाशपुरे द्वारा शुरू किया गया है, जो सूखा पीड़ितों की मदद करता है। हमारा सवाल है, किस बैंक ने महाराष्ट्र में सूखा राहत के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं? तो कौन सा बैंक है ऐसा जिसने 1 करोड़ रुपए दिए? सारस्वत बैंक है। इस न्यूज में अन्य भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये भी जरूर याद रखिएगा कि ये जो चेक है किसने दिया? उपाध्यक्ष, बैंक के उपाध्यक्ष ने दिया। और बैंक के फिलहाल जो उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन है? गौतम ठाकुर हैं। ये बैंक कैसा है? यानी कि ये शहरी सहकारी बैंक है, जो भारत का बड़ा बैंक माना जाता है शहरी क्षेत्र में। और बात करें तो इन्होंने मुख्यमंत्री कहाँ के? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। और देवेंद्र फडणवीस को और साथ ही नाम फाउंडेशन को 50-50 लाख रुपए दिए हैं। अब बात करें कि नाम क्या है? नाम एक ऐसा फाउंडेशन है जो यहाँ के पीड़ितों के लिए मदद कर रहा है, सूखा पीड़ितों के लिए मदद कर रहा है। और इसको जो रन कर रहे हैं अर्थात जो इसको चला रहे हैं, जो शुरू किया है जिन लोगों ने, उनमें अभिनेता नाना पाटेकर का नाम आता है, उन्होंने इसको शुरू किया। और साथ ही मकरंद अनाशपुरे हैं, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के इसको चालू किया है। और बात करें पैसों की तो 50-50 लाख रुपए इनको चेक प्रदान किए गए हैं।
आरबीआई जारी करेगा 1,000 रुपए का नया नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 1,000 रुपए का नया नोट जारी करेगा, जिसमें नंबर पैनल पर अंग्रेजी का आर लेटर इंसेट होगा। इन 1,000 रुपए के नोटों पर पहले से जारी सारे सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद रहेंगे। आयुर्वेद के महत्व के प्रसार के लिए WHO से समझौता करेगा आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय आयुर्वेद के महत्व को प्रसार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो यहां पर हमारा आ जाएगा आयुष मंत्रालय, करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और आयुष के महत्व के विश्व भर में प्रसार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। सेबी और अबू धाबी के फाइनेंशियल रेगुलेटर के बीच MOU को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने सेबी और अबू धाबी के फाइनेंशियल रेगुलेटर के बीच MOU को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समझौते को मंजूरी दी गई। दोनों रेगुलेटर के बीच सहयोग और टेक्निकल सहयोग बढ़ाने में इस MOU का अहम योगदान होगा। यहां पर बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहां की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और राष्ट्रपति की बात करें तो खलीफा बिन जायद अल नहयान है। सवाल है हमारा, सेबी ने किस देश के वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण के साथ आपसी सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर सवाल है हमारा, सेबी ने किस देश को वित्तीय सेवा, तो किस देश को सेवा के लिए किए हैं? अबू धाबी के फाइनेंशियल रेगुलेटर के बीच। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिएगा, केंद्र अबू धाबी और इन दोनों ने एक कैबिनेट की बैठक की है और 20 MOU को अहम बढ़ाने के लिए यहां पर इन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्पाइस जेट पर 10 लाख रुपए हर्जाना। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक निशक्त एक्टिविस्ट जीजा घोष को विमान से नीचे उतारने के मामले में स्पाइस जेट को 2 माह में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। किस एयरलाइन पर दिव्यांग यात्री को उतार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है? तो यह स्पाइस जेट। वर्ष 2016-17 में भारत की GDP वृद्धि 7.7% रहने का अनुमान। आर्थिक शोध संस्थान NCER ने अनुमान लगाया कि 2016-17 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मामूली सुधरकर 7.7% रहेगी। लगातार 2 साल सूखे के चलते कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कमजोर रही है। NCER के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पूर्वानुमान क्या है? हमारा करेक्ट आंसर होगा 7.7%। अब बात करते हैं नियुक्ति की, तो नियुक्तियों में बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त है। समिति ने 3 साल की अवधि के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इससे पहले वे गोवा के महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। एप्पल ने संजय कोल को भारतीय मार्केट का प्रमुख नियुक्त किया। कैलिफोर्निया स्थित प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी एप्पल ने संजय कोल को एप्पल इंडिया के संचालन के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में पदोन्नत किया है। एप्पल इंक ने भारतीय बाजार के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा संजय कोल। फीफा की पहली महिला महासचिव बनी फातिमा सामोरा। अफ्रीकी देश सेनेगल की फातिमा सामोरा को फुटबॉल की वैश्विक इकाई इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। फीफा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर होगा फातिमा सामोरा। शशांक मनोहर ICC के पहले स्वतंत्र चेयरमैन चुने गए। BCCI के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ICC के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनका चयन निर्विरोध हुआ है। इस पद तक चुनकर आने के लिए शशांक मनोहर ने 10 मई को BCCI अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। ICC चेयरमैन के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शशांक मनोहर को। AR रहमान बने भारतीय ओलंपिक गुडविल एम्बेसडर।
संगीतकार AR रहमान को भारतीय ओलंपिक दल के चौथे सद्भावना दूत बन गए हैं। तमिलनाडु के संगीतकार 2 अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, गोल्डन ग्लोब, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और 13 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय ओलंपिक टीम के चौथे सद्भावना राजदूत कौन है? हमारा करेक्ट आंसर होगा AR रहमान। अशोक चावला NSE के अध्यक्ष बने। पूंजी एवं जिंस बाजार की नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री चावला की NSE के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री चावला ने इस पद पर श्री SB माथुर का स्थान लिया है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्यक्ष के रूप में अशोक चावला को नियुक्त किया है? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा NSE। प्रदीप राव डिप्टी कैग नियुक्त। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हिंदूपुर प्रदीप राव को 1 जुलाई 2016 से डिप्टी कैग नियुक्त करने को मंजूरी दी है। राव भारतीय अंकेक्षण व लेखा सेवा के 1981 बैच के अधिकारी हैं। कुंबले दोबारा ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को दूसरी बार 3 वर्ष के लिए ICC क्रिकेट समिति का फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है। महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ व श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को भी ICC क्रिकेट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ICC क्रिकेट समिति के चेयरमैन के रूप में फिर से किसे निर्वाचित किया गया है? अनिल कुंबले को। संजीव मिश्रा एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने। देश के तीसरे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने संजीव मिश्रा को स्वतंत्र निदेशक एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा बैंक ने राजेश दहिया और राजीव आनंद को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। किस बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव मिश्रा को नियुक्त किया है? हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक कैसा बैंक है? निजी बैंक है। मिशेल टेमर ने ब्राजील का राष्ट्रपति पद संभाला। मिशेल टेमर को किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्राजील, अर्थात डी ऑप्शन। मिशेल टेमर ने ब्राजील के प्रथम महिला राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफा से राष्ट्रपति पद संभाल लिया है। रोसेफ को महाभियोग की सुनवाई के दौरान 180 दिनों के लिए इस पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जस्टिस मुकुल मुद्दगल फीफा संचालन समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त। फीफा शासन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर होगा जस्टिस मुकुल मुद्दगल। यहां पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने IPL स्पोर्ट फिक्सिंग की जांच करने वाले पंजाब और हरियाणा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुकुल मुद्दगल को अपनी संचालन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पुर्तगाल के लोई मुग्गई मादुरो फीफा के संचालन समिति के अध्यक्ष और अब मादुरो और मुद्दगल फीफा की अंतरराष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग पुरस्कारों की। अंतरिक्ष वैज्ञानिक राव को IAF हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया जाएगा। प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति में उनके अमूल्य योगदान हेतु 2016 में IAF हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजेगा। IAF अंतरिक्ष विज्ञान और फेडरेशन की प्रगति में योगदान देने वाली हस्तियों को यह सम्मान देता है। नागालैंड को SMS आधारित वाहन निगरानी सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। किस राज्य की SMS आधारित वाहन निगरानी सेवा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा नागालैंड। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासंघ एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा स्थापित SMS आधारित नागालैंड पुलिस के वाहन निगरानी प्रणाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। SMS आधारित वाहन निगरानी प्रणाली पिछले वर्ष शुरू किया गया था और इसने 4 पहिया वाहनों की चोरी में काफी कमी करने के लिए प्रेरित किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन को मिला बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ का पुरस्कार। लोनली प्लेनेट ग्रुप, जो विश्व भर के पर्यटन यात्रा के लिए विख्यात है, के द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन को बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों के साथ ही 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
किस राज्य ने वन्य जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय गंतव्य पुरस्कार जीता है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। यह भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 25। और बात करें यहां के राष्ट्रीय उद्यानों की तो कितने हैं? 9। भारतीय अमेरिकी रेवती बालकृष्णन टेक्सास एलिमेंट्री टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित भारतीय अमेरिकी अध्यापक रेवती बालकृष्णन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 11 मई 2016 को टेक्सास एलिमेंट्री टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित की गई। उन्होंने 7 साल ब्रेंडी आईएसटी में ब्रेंडी हाई स्कूल में परिवार उपभोक्ता विज्ञान सिखाया है। अब बढ़ते हम खेल समाचारों की तरफ। जोकोविच ने रिकॉर्ड 29वां मास्टर्स खिताब जीता। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर रिकॉर्ड 29वां मैंडिन मास्टर्स खिताब जीत लिया। जोकोविच ने दूसरी रैंकिंग वाले एंडी मरे को 6-2, 3-6, 6-3 से मात दी। जोकोविच अब नडाल को पीछे छोड़कर सर्वाधिक 29 एटीपी खिताब जीत चुके हैं। 2016 मैड्रिड ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब के विजेता कौन है? हमारा करेक्ट आंसर आएगा नोवाक जोकोविच। और कितने रिकॉर्ड मास्टर्स खिताब जीत चुके? 29। लगातार 6ठी बार जीते पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। भारत के दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने पेशेवर मुक्केबाजी में अपनी जीत का क्रम बरकरार रखते हुए लगातार 6ठी बार बाजी मारी। मार्कोन स्टेडियम में हुए मुकाबले में विजेंद्र ने पोलैंड के आंद्रेजेज शोंद्रा को बेहतरीन तरीके से खेलते हुए 3 चरणों में हराकर बाहर कर दिया। पाकिस्तान भारत को हरा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप विजेता बना। पाकिस्तान ने भारत को हराने के साथ एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण को जीत लिया है। सवाल है किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2016 जीती है? तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। स्टीफन करी इस साल केकेआईए एनबीए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को एनबीए रिकॉर्ड बुक में पहुंचाने वाले स्टीफन करी इस साल केकेआईए एनबीए मोस्ट वैल्यूएशन प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह अवार्ड हासिल किया है और लगातार दूसरी बार इस अवार्ड को हासिल करने वाले 11वें खिलाड़ी हैं। एंडी मुर्रे ने नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता। एंडी मुर्रे ने अपना पहला इटालियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। रोम में खेले गए फाइनल मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त मुर्रे ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच को 6-3, 6-3 से हराया। इसके अतिरिक्त सेरेना विलियम्स ने विश्व की 24 नंबर खिलाड़ी मेडिसन कीज को 7-6, 6-3 से हराकर महिला एकल इटालियन ओपन खिताब जीता। इतालवी ओपन खिताब 2016 के विजेता कौन है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा एंडी मरे। बात करते हैं कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे बीचों बीच नहीं रही। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का कनाडा में सड़क हादसे में निधन। आध्यात्मिक गुरु और संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह की कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। उनकी उम्र 62 वर्ष थी। संत निरंकारी मिशन की दुनिया भर के 27 देशों में लगभग 100 शाखाएं हैं तथा इनका मुख्यालय दिल्ली में है। बाबा हरदेव सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो यहां पर बात करते हैं तो जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। किसके रूप में जाने जाते थे? आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। क्रिकेट लेखक और कमेंटेटर टोनी कोजियर का निधन। वेस्ट इंडीज के जाने माने क्रिकेट लेखक और कमेंटेटर टोनी कोजियर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र 75 वर्ष थी। टोनी कोजियर का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो यहां पर क्रिकेट लेखक और कमेंटेटर दोनों के रूप में जाने जाते हैं। तो अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता विलियम शैलेट का निधन। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता विलियम शैलेट का अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वे 93 ईयर्स के थे। उन्हें मार्टिन लैन एवं द पेडी ड्यूक शो के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। विलियम शैलेट का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अभिनेता। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जक्की की हत्या। मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जक्की की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जक्की की तालिबान चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वे 40 वर्ष के थे।
कैमरून के खिलाड़ी पैट्रिक एक्केंग की मैदान पर मौत। रोमानियाई लीग में डिनामो बुकारेस्ट और विटोरुल कॉन्स्टांटा के बीच हुए एक फुटबॉल मैच के दौरान कैमरून के राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी पैट्रिक एक्केंग की मैदान पर ही मौत हो गई। 26 वर्षीय मिडफील्डर एक्केंग मैच के 70वें मिनट के दौरान बिना किसी खिलाड़ी से भिड़े इस मैदान पर गिर गए। पैट्रिक एक्केंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के फुटबॉलर थे? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कैमरून। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारी टीम ने बेहद प्रयास किया है कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे, और वीडियो देरी होने के लिए माफ़ी चाहते हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट्स डालते रहिएगा, अपने सजेशंस हमारे पास भेजते रहिएगा। आने वाली एग्जाम्स के लिए आप सभी को वाईफाई टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।